हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और सीटेड सितंबर को 2026 को टारगेट करते हुए कर रहे हैं हम सीडीपी यानी कि बाल विकास का टॉपिक। और बाल विकास के टॉपिक में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। वो है हमारा असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन यानी कि अभिकथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये अभिकथन और कारण बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं इनके टू पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा वीडियोस। फर्स्ट पार्ट में हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और सेकंड पार्ट में हम फिर से 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो कुल मिलाकर के अगर हम असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस की बात करें तो हम यहाँ पे 50 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। काफी जो है कंफ्यूजिंग हो जाता है ये टॉपिक, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आप देखते हैं कि इस असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आपको 3 एटलीस्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो रहती है, बट उनको रिलेट करना उन चीज़ों पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस की मैं सीरीज रख रही हूँ। अगर नीडफुल लगा और आप लोगों का रिस्पॉन्स आया तो मैं देखूंगी, उससे ज़्यादा भी करवा दूंगी, क्योंकि एग्जाम्स में अभी टाइम है। आइए आज हम 25 क्वेश्चंस करते हैं असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस के। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप्स एंड बायस। यानी कहने का मतलब है कि एक शिक्षक को जो है लगातार अपनी रूढ़ियां और पूर्वाग्रहों पर विचार करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज जो है अभिकथन हमसे कह रहा है। बिल्कुल सही बात है कि एक टीचर जो है उनको अपनी रूढ़िवादिता, उनको अपनी सोच पे जो है, उनको अपनी थिंकिंग पे विचार करनी चाहिए, रिफ्लेक्ट करनी चाहिए अपने सोच को। ये बात एकदम सही है, क्योंकि आप टीचर हैं और आप जो चीजें बच्चों को देंगे, आपके बच्चे आप जो सोच रखते हैं वो सोच आप कहीं ना कहीं इम्पार्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं अपने बच्चों को। ठीक है, अपने विचार को आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देने की जरूरत तो डेफिनेटली है यहाँ पे कि आप अपनी सोच किस तरह की रख रहे हैं। कहीं आपकी सोच कोई भी स्टीरियोटाइप्स यानी कि रूढ़िवादिता पे तो नहीं है, रूढ़िवादी सोच तो नहीं है, या फिर आप किसी कल्चर को लेकर के बायस तो नहीं हो रहे हैं, या आप जो है आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को वैल्यू नहीं दे रहे हैं या किसी जेंडर को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो इन सारी चीजों पर आपको अपने सोच को सोचने की, रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, थिंकिंग को। ठीक है, यहाँ पे विचार जो है आपको करने की जरूरत तो बिल्कुल ही है। एक ये बात बिल्कुल सही है। तो यानी कि असर्शन हमारा बिल्कुल सही बन रहा है। अब रीजन इसका कह रहे हैं कि कल्चरली रिस्पॉन्सिबल टीचिंग मीन्स द टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि सांस्कृतिक रूप से जो उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक जो है वो चिंतनशील है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप सांस्कृतिक रूप से यानी कि आप हर एक कल्चर को, हर एक समुदाय को, हर एक कम्युनिटी को बिल्कुल सही मानते हैं और उनको आप सम्मान करते हैं, वेलकम करते हैं, वैल्यू बराबर से देते हैं, तो यानी कि एक शिक्षक जो है वो चिंतनशील है। वो अपनी थॉट को लेकर के, अपनी सोच को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के बिल्कुल चिंतनशील है। और ये बात सही है। अब बात ये दोनों तो सही है, लेकिन क्या ये एक दूसरे से रिलेटेबल है? आप बताइए। तो बिल्कुल ये एक दूसरे से रिलेटेबल है, क्योंकि जहां एक तरफ कह रहा है कि शिक्षक को अपनी रूढ़िवादिता, अपने पूर्वाग्रहों, अपने विचारों पर रिफ्लेक्ट करने की, सोचने की जरूरत है। और क्यों जरूरत है? क्योंकि एक शिक्षक जो है अगर सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होंगे, संस्कृति की पहचान होगी, संस्कृति की कदर होगी, तो वो शिक्षक जो है चिंतनशील होंगे और यही शिक्षण का असली अर्थ है। और इसी से जो है शिक्षक बच्चे जो है उनके साथ में क्या करेंगे? कनेक्टेड फील करेंगे और उनको मजा आएगा टीचिंग लर्निंग में। बायसनेस नहीं है, रूढ़िवादिता नहीं है, किसी पूर्वाग्रहों पर सोच नहीं रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ चल रही है। तो बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है वो ए की व्याख्या कर रहा है। ये बात एकदम सही है, यानी कि फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन। और सेकंड नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि असर्शन और रीजन कह रहा है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके असर्शन और रीजन के ही हैं, तो पता ही आपको।
असर्शन हमसे कह रहा है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम adaptation should be made in learning goals, pedagogical strategies as well as assessment. यानी कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों में अनुकूलन किया जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज जो है ये बिल्कुल सही है कि आपका जो एक समावेशी शिक्षा है, समावेशी कक्षा है, उसमें आपको जो है क्या होना चाहिए कि आपके जो क्लासरूम है, इंक्लूसिव क्लासरूम है, वहां पे आपको अडेप्टेशन करनी चाहिए। अडेप्टेशन का मतलब कि यहाँ पे सबको आप वेलकम कर रहे हैं और सबके सबके अलग अलग आपको पता है विचार है, सबकी अलग अलग कम्युनिटी है, सबकी अलग अलग थॉट है। ठीक है, सबका अपना अपना लर्निंग प्रोसेस है, यहाँ पे सबकी अपनी रुचि है, इंटरेस्ट है, ये आपको पता है, सबकी अलग अलग कम्युनिटी है, सबका अपना कल्चरल बैकग्राउंड है। तो यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और आपको यहाँ पे इंक्लूसिव समावेशी कक्षा में जो है अडेप्टेशन करना है। किस चीज में? लर्निंग गोल्स में। यानी कि आपको अपनी रणनीतियों में अनुकूलन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि डाइवर्स कल्चर के बच्चे हैं, तो वहां पे डाइवर्स कल्चर यानी विविधता आपको है, तो विविधता आपको सारे बच्चे एक जैसे एक समान तो होंगे नहीं, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होगा। तो जब तरीका अलग होगा तो टीचर यहाँ पे क्या करेंगे? अपनी रणनीति, शिक्षण रणनीति को बदलाव करेंगे, रणनीति को क्या करेंगे? अडेप्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। अनुकूलन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बच्चों के आपको बच्चों के नीड के हिसाब से आपको अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज में चेंज करनी पड़ेगी। आपने ये नहीं सोचा कि मैंने जो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है भाई वो चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल आपको अपने पढ़ाने के तरीके में चेंजेस करने ही पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू नीड, क्योंकि आपकी जो क्लासरूम है वो कैसी है? वो आपकी क्लासरूम समावेशी है। तो सही बात, रीजन क्या है? Philosophy of inclusive advocates elimination of all individual differences through pedagogical approaches and assessments. क्या आप कहते हैं कि समावेशन का दर्शन का जो है शैक्षणिक दृष्टिकोण जो है वो ये है कि मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को खत्म करना है। आपको क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत मतभेद को आप यहाँ खत्म करने की बात कर रहे हैं? तो भाई अपने इंक्लूसिव क्लासरूम कैसे रखा? आपको तो पता है इंक्लूसिव क्लासरूम व्यक्तिगत मतभेद वाली बात है यहाँ पे कि अलग अलग तरह के बच्चे हैं, सब मामले में अलग अलग हो सकते हैं, और आप व्यक्तिगत मतभेद को खत्म नहीं करते, उसको लेके चलते हैं और आप वहां पे उस हिसाब से काम करते हैं। आप अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज में चेंजेस लाते हैं, यानी शिक्षण रणनीति में बदलाव लाते हैं। साथ ही साथ आप लेके आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अपने करिकुलम को लचीला बनाते हैं। शिक्षण रणनीति में आप क्या लेके आते हैं? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि विभेदित निर्देश। क्या है ये विभेदित निर्देश? तो ये विभेदित निर्देश कहता है कि जैसा बच्चा वैसा पढ़ाई। आपको बच्चे के साथ में अगर बच्चे को एक बार समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा आप पढ़ाइए, चीजों को दोबारा आप पढ़ाइए, और आप अपने टीचिंग स्टाइल को यहाँ पे क्या करिए? बदलाव करिए, चेंज करिए, क्योंकि आप यहाँ पे बच्चे के नीड से हैं। क्योंकि हमारा जो इंक्लूसिव क्लासरूम है वो कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा हम दे रहे हैं, और बाल केंद्रित शिक्षा में हम किस चीज की वकालत करते हैं? हम यहाँ पे बच्चे के नीड के हिसाब से काम करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में। तो कुल मिला के ये बातें हमारी होती है कि बच्चों को प्रायोरिटाइज किया जाता है और उनके हिसाब से काम करते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में। तो वहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे करिकुलम में। आप जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड करिकुलम का यूज नहीं करते हैं, आप यहाँ पे क्या करते हैं? आप अपने करिकुलम को लचीला बनाते हैं और उस हिसाब से आप काम करते हैं। तो ये सारी कुल मिला के अच्छी बातें हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन कि भाई हम जो है इंक्लूसिव क्लासरूम को ही खत्म कर देंगे। तो भाई इंक्लूसिव क्लासरूम को खत्म करने से कुछ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। इंक्लूसिव क्लासरूम को खत्म करके हम कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा पाएंगे। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है कि ये ऑप्शन एलिमिनेशन हम नहीं करते हैं, तो ये हमारा रीजन जो है वो बिल्कुल ही गलत है।
तो रीजन गलत है, तो फिर हमारा ए सही है और आर जो है वो फॉल्स बन रहा है, फोर्थ नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है हमारा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई students are more likely to do well and stay in school if they are emotionally attached to their schools and believe that they matter। मतलब छात्रों को अच्छा करने के लिए, स्कूल में रहने के लिए अधिक संभावना है यदि उनके पास अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव हो और वो मानते हैं कि उनका होना उस स्कूल में मायने रखता है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ जो छात्र है, यहाँ जो बच्चे हैं, वो अपने स्कूल से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, ये स्कूल के साथ में कनेक्टेड है, यानी इनको लगाव है, इन्हें लगता है स्कूल जाकर के अच्छा महसूस हो रहा है। और इमोशनल अटैचमेंट जो है ना, अगर आप किसी भी चीज में, किसी भी चीज के साथ में कनेक्टेड रहते हैं और आपको अगर लगता है कि आपका होना मायने रखता है, तो डेफिनेटली आपको वो चीजें अच्छी लगेगी। आपकी यहाँ पे क्या होगी, जब आप स्कूल को मजे एंजॉय कर रहे हैं, आप वहाँ के टीचर के साथ में जो है कनेक्शन फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो लर्निंग होगी वो भी अधिगम काफी बढ़िया होगी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो है इमोशन यानी कि भावनात्मक तौर पे जब बच्चा किसी चीज के साथ में लगाव रखता है, किसी से लगाव रखता है या किसी पर्सन से, किसी प्लेस से, किसी चीज से, तो वहाँ उसकी चीजें बेहतर होने को, देखने को संभावना आपको बढ़िया दिख जाता है। और यही चीज यहाँ पे है कि हाँ, अगर बच्चा टीचर के साथ बढ़िया इमोशनली कनेक्टेड है भावनात्मक रूप से, तो वहाँ पे उनकी लर्निंग अच्छी होगी। अगर किसी स्कूल से वो लर्निंग कनेक्टेड है, यानी कि डेफिनेटली स्कूल के टीचर्स के साथ वो कनेक्टेड है भावनात्मक रूप से, और अगर टीचर के साथ वो कनेक्टेड है तो उसकी लर्निंग तो अच्छी होनी ही होनी है। ये बात बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है कि इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लर्निंग, यानी भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती हैं। बिल्कुल सही बात है कि इमोशंस के साथ में आप जब जुड़ाव होता है तो आपका क्योंकि डेवलपमेंट, एक तो आपने देखा है कि विकास जो होते हैं वो उसके बहुआयामी, और हर एक पार्ट जो है वो एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे जब अधिगम अच्छी होगी तो वो भी तो डेवलपमेंट का हिस्सा है। और डेवलपमेंट अधिगम लर्निंग अच्छी क्यों हो रही है, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड है। इमोशनली जिस चीज से आप कनेक्टेड रहेंगे वहां बढ़िया करेंगे। तो यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सत्य है और इनकी सही व्याख्या कर रहा है आर। सही बात है। चलिए, थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि the less able a child is to do a task, the more direction the teacher should give, and as the child can do more and more, the teacher should help less and less। यानी बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक को उतनी ही अधिक दिशाएं देनी चाहिए। और जैसा कि बच्चा कर सकता है, अधिक से अधिक, पता नहीं मात्राओं क्या कुछ डिफरेंसेस है, नेक्स्ट क्लास में इस चीज को ध्यान दोगे। शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि एक बच्चा है, एक बच्चे को आपने बताया एडिशन के बारे में, ठीक है, अब आपने उसको बताया, कॉन्सेप्ट बताया चीजों के बारे में, और उसने उस चीज को फटाफट कर दिया। तो क्या दोबारा जो आप उसको क्वेश्चन देंगे, उस दोबारे से क्वेश्चन में आप उसको फिर से समझाएंगे? नहीं समझाएंगे। यहाँ बच्चे को आप क्या आपने पहली बार आलम्बन दिया, स्कैफोल्डिंग तो दिया था और उसने बखूबी उस चीज को समझ लिया। अब दूसरी बार वो खुद से कर रहा है। यही तो है, आपको जितने कम बच्चा जितना जल्दी काम कर रहा है, जितना अधिक से अधिक काम कर रहा है, आप उतनी कम मदद उसको कर रहे हैं। लेकिन अगर इस बच्चे को पहली बार में दिक्कतें आई समझने में, उसको समझ नहीं आया, उसने 6 लिख दिया या 7 लिख दिया या 8 लिख दिया, जो भी है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, आलम्बन स्कैफोल्डिंग बढ़ा दिया, राइट। अब दूसरी बार जब वो बच्चा कर रहा है
तो उसमें फिर से वो गलती कर रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से आप स्कैफोल्डिंग यानी आलम्बन को बढ़ाएंगे। फिर उसको तीसरी बार फिर से आप स्कैफोल्डिंग देंगे कि बेटा ये चीज ऐसे होता है। यानी एक बच्चा जितना कम काम कर पा रहा है आप उसको उतनी ज्यादा मदद दे रहे हैं, और जितना अधिक कम काम कर पा रहा है आप अपनी मदद का दायरा उतना ही कम दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है और जरूरी भी है। ठीक है, असर्शन तो हमारा अभिकथन तो बिल्कुल ही सही है। रीजन कह रहा है इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग आईक्यू। बुद्धि की गणना केवल बुद्धि को सटीक रूप से नहीं माप सकते, मतलब आईक्यू के तौर पे आप उसको माप नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, गार्डनर कहते हैं कि आप आईक्यू के तौर पे ही कैसे बुद्धि को माप सकते हैं, इंटेलिजेंस को माप सकते हैं। हो सकता है ना बच्चा किसी और फील्ड में बहुत अच्छा हो, तो आप यहाँ पे तो बात की गई है कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धि क्या है, बहुआयामी है, उसके कई आयाम हैं और कई डोमेन्स आप हो सकता है। सिर्फ आईक्यू के बिहाफ पे आप उसकी गणना नहीं कर सकते, आप उसको माप नहीं सकते। ये बात एकदम सही है। ठीक है, बात तो सही है, पर जहां एक बात स्कैफोल्डिंग आलम्बन मदद की बात की गई थी लर्निंग के प्रोसेस में, अधिगम के प्रोसेस में, वहीं दूसरी तरफ आईक्यू इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। दोनों का क्या रिलेशन बन रहा है कहीं से? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है रिलेशन बनते हुए। तो यानी कि दोनों सही तो हैं, बट R is not the correct explanation of A. ठीक है, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन के साथ हम यहाँ पे जा रहे हैं। ओके, चलिए फोर्थ नंबर हो गया हमारा, और अब करेंगे हम फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है there is no objectively definable moment when a child enters middle childhood or adolescence। कोई वस्तुनिष्ठ रूप से प्रतिभाषित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बचपन या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि ये बच्चा जो है अभी मिडिल चाइल्डहुड में है, और जब यहाँ पहुंचा तो अब ये पहुंच गया, और ये पहुंच गया अडोलेसेंस में, किशोरावस्था में। ये कोई भी डिफाइनेबल मोमेंट नहीं है, कोई सर्टेन टाइम नहीं होता। ये हमने क्या किया है, ये जो चीजें बनाई है कि यहाँ से मिडिल चाइल्डहुड से बच्चा अब एडोलेसेंस पे पहुंच रहा है, ये हमने सामाजिक तौर से सोशल कंस्ट्रक्ट किया है, सामाजिक रचना है ये, कोई भी बायोलॉजिकल रचना तो है ही नहीं। हमने अपने आप को डिफाइन करने के लिए कि ये अगर बॉडी लैंग्वेज में ये चेंजेस आ रहा है, एजेस के पड़ाव पे यहाँ से पहुंच गया है, तो अब बच्चा के हम मान सकते हैं एडोलेसेंस में पहुंच चुका है। ये हमने माना हुआ है, सोशली कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये तो बिल्कुल ही सही बात है। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। विकास जो है वो निरंतर प्रकृति का है। क्यों कोई सर्टेन मोमेंट नहीं है? क्योंकि आपने डेवलपमेंट को क्या बोला कि कॉन्टिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है। जब आप उसको स्टेजेस में बांट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टेजेस में बांटने के बाद वो हो जाता है डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, असतत प्रक्रिया, उसकी कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए डेवलपमेंट का कोई जो है सर्टेन पीरियड सर्टेन नहीं है। ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और दोनों जो है एक दूसरे के वेल एक्सप्लेन कर रहा है। तो यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा जाएगा। ओके, फिफ्थ नंबर हो गया। सिक्स नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो। यानी अभिकथन कह रहा है शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण इस आधार पर करते हैं कि पहले से उन्हें क्या पता है। बिल्कुल सही बात है। अब आपने बच्चे को पहले जो है बता रखा है एडिशन के बारे में, वन डिजिट एडिशन के बारे में, तभी तो वो जो है आपको कुछ इस तरह के सम्स करके दिखाएगा जिसमें कैरी वाले सम्स होते हैं, क्योंकि उसको एडिशन के बारे में तो कॉन्सेप्ट पता है। यानी बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण किस बिहाफ पे कर रहा है, जब उसको पहले से पता है, उस चीज से रिलेटेड पता है। अगर उसे नंबर्स का ज्ञान ही नहीं है तो वो एडिशन चाहे वन डिजिट का दे दीजिए चाहे कैरी वाला दे दीजिए, वो कैसे करेगा? तो प्रीवियस पूर्व ज्ञान जो होता है, उनके स्वयं का जो ज्ञान होता है, जो वो जानते हैं, उसके बिहाफ पे उनकी जो लर्निंग होती है वो होती है, और लर्नर्स अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, शिक्षार्थी अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, रीजन क्या है, फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेज विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल। यानी कि जब प्रीवियस नॉलेज उनके पास है किसी चीज को लेकर के, पूरा पूर्व ज्ञान है, तो
यहाँ पे क्या होता है कि उससे पैटर्न को लिंक करना, यानी पहले से नंबर के बारे में पता था, पहले से एडिशन को बारे में पता था, तो उनको ये तो समझ आया 7 + 4 करेंगे 8, 9, 10, 11 होगा, तो ये चीजें तो उनको समझ आई ना, पहले से पता था, तभी तो वो यहाँ तक पहुंच पाए, इस प्रोसेस पर भी पहुंच पाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब आपका प्रीवियस पुराना ज्ञान आपके पास है, तो आप वहां पे अपने नॉलेज को क्या करते हैं, अपने पैटर्न को लिंक करते हैं, ठीक है, और फिर आपकी होती है मीनिंगफुल लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे आप सार्थक रूप से जो है क्या करते हैं, लर्निंग को, जानकारी को संसाधित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे पहले से आपको पता था, तभी आपने यहाँ पे एडिशन करना स्टार्ट किया, फिर आपको यहाँ पे टीचर ने स्कैफोल्डिंग दिया थोड़ा सा, और आपको ये बात समझ में आई और आपने उस पैटर्न को लिंक कर लिया। बिल्कुल ही सही बात है, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल भी एकदम सही जा रहा है। प्रीवियस नॉलेज हेल्प कर रहा है उसके लर्निंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए, क्योंकि उससे वो अपने पैटर्न को लिंक कर रहा है, अपने नॉलेज को लिंक कर रहा है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए और आर दोनों सत्य है और आर सही व्याख्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर। हर एक जगह बचपन जो है वो अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, हर एक कल्चर का अपना जो बचपना होगा वो बच्चे अलग अलग अनुभव करेंगे। जैसे लेट सपोज अगर 3 कल्चर की बात करी जाए, 3 सोसाइटी की बात की जाए, एक सोसाइटी जो बहुत ही ज्यादा वेल रिच्ड है हर चीज में, एक सोसाइटी जो मिडिल है, और एक जो बिल्कुल ही लो है, मतलब बहुत कम है उसके पास, सारी चीजें, सारी सुविधाएं कम है। तो यहाँ पे जो बचपना होगा हर एक संस्कृति का, हर एक कल्चर का, वो आप क्या देखेंगे, अलग अलग। यहाँ पे जो बच्चा है, ये जो एक्सपीरियंस करेगा अपना बचपना, वो बहुत ही अलग है, क्योंकि इसको किसी चीज की कमी नहीं हुई है, तो इसने हर चीज को बहुत अच्छे से। यहीं पे ये जो बच्चा है मिडिल क्लास का, ये एक्सपीरियंस करेगा, तो इसके अनुभव चीजों को लेकर के अलग होगा, क्योंकि इसने सब चीजों को देखा है, स्ट्रगल देखे हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन देखा है। और ये जो बच्चा है, इसकी जो अनुभव एक्सपीरियंसेस होगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, क्योंकि इसको एक्सपोजर बहुत कम मिला है, तो इसका बचपन का जो अनुभव होगा वो काफी कम होगा। तो ये चीज बिल्कुल ही सही है कि अलग अलग संस्कृति का अलग अलग होता है। चाहे आप अलग अलग देश को ले लीजिए, हर एक कंट्री का अपना कल्चर है, और जो कंट्री जैसी है उसका जो है चाइल्डहुड वैसा बच्चों ने महसूस किया होगा, तो सही है। अब रीजन क्या है, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। बच्चों का विकास जो है वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक, बिल्कुल ही सार्वभौमिक है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि आपने देखा है रेट ऑफ डेवलपमेंट हर बच्चों का अलग अलग देखा है, आपने विकास का दर अलग अलग देखा है बच्चों के अंदर। साथ ही साथ आपने अभी भी देखा कि विकास जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, आपके एक्सपीरियंसेस पे, आपके कल्चर बैकग्राउंड पे, आपकी लाइफ स्टाइल पे, तो बहुत सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं। इसलिए ये कंप्लीटली कहना कि विकास हमारा सार्वभौमिक है, ये गलत हो जाएगा। सो रीजन यहाँ पे गलत है और असर्शन ट्रू है, यानी 3rd नंबर ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थियरी, चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट टू डिटरमाइन वेदर दे आर गुड और बैड टू अंडरस्टैंडिंग दैट रूल्स एंड लॉज आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज्ड। यानी अभिकथन कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे ये निर्धारित करने के लिए जो है परिणामों को समझने में आगे बढ़ते हैं कि वे अच्छे हैं या बुरे हैं। ये नियम और कानून लचीले हैं और उन्हें बदला जा सकता है। यानी आपने लॉरेंस कोहलबर्ग के थ्योरी के बारे में कितनी बार बता रखा है कि कोहलबर्ग की जो थ्योरी है उसमें आपने देखा था कुल मिलाकर के 3 लेवल्स को, ठीक है, 1 2 3 लेवल्स में आपने देखा एक पोस्ट कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल, और एक प्री कन्वेंशनल पूर्व परंपरा, और एक कन्वेंशनल, और फिर पोस्ट कन्वेंशनल, ये देखा। और हर एक स्टेजेस में आपने हर एक लेवल में आपने 2-2 स्टेजेस देखा, कुल मिलाकर के आपने यहाँ पे देखा 6 स्टेजेस 3 लेवल, ठीक है। अब आपने ये भी देखा कि प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चों का जो नैतिक विकास होता है वो बिल्कुल ही शून्य होता है, और यहाँ पे बच्चा काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके मम्मी पापा, उसके टीचर उसको पनिश ना कर दें, तो सजा से बचने के लिए यहाँ बच्चा काम करता है।
दूसरे स्टेजेस में अब उसको ये चीजें अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए काम कर रहा है, सेल्फिशनेस कि बच्चा यहाँ पे वो काम करेगा जिससे उसको कोई फायदा होगा, अपने फायदे के लिए। सेकेंड स्टेजेस में आप देखा यहाँ मोरालिटी उसकी डेवलप्ड हो गई है, इतनी बड़ी है कि उसको अब समाज में अच्छा या बुरा होने का फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे अच्छे होने के लिए अच्छा काम करता है, बुरे होने से बचने के लिए। फिर थोड़ी मोरालिटी और डेवलप्ड हुई है और यहाँ पे उसको ये समझ आया कि रूल्स, कानून जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और कानून का पालन करना, नियम को मानना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। लेकिन अब थर्ड लेवल में बच्चे की नैतिकता बढ़ गई है और उसको ये समझ में आया कि ये जो कानून है ये हमारे लिए बना हुआ है, तो अगर जरूरत पड़े तो इट कैन बी, रूल्स कैन बी चेंज, सोशल कंस्ट्रक्शन जिसको आप कहते हैं, ठीक है। और सिक्स्थ लेवल में आपने देखा, स्टेजेस में देखा कि यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल की आपने देखा जिसमें यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स आपने देखा कि यहाँ पे लोगों में इतनी ज्यादा अपनी परवाह नहीं करते, इतनी ज्यादा मोरालिटी हो गई है कि वो अपनी परवाह किए बिना कुछ बदलाव लाना होता है तो करते हैं। अब यहाँ पे यही बात हो रही है कि अभी इस बच्चे को ये समझ में आ चुका है, बच्चे को, कि रूल्स जो है एंड लॉ आर फ्लेक्सिबल एंड इट कैन बी चेंज्ड। बिल्कुल सही बात है, यानी बच्चे इस स्टेज पर डेवलप्ड हो चुका है, इतनी डेवलपमेंट ज्ञान उसके अंदर हो चुकी है। अब ये बात सही है, हमने पढ़ा है और मैं बार बार ये बताती हूँ हर एक क्वेश्चन में ताकि आपको ओरली ये चीजें याद हो जाए। रीजंस क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूज दैट मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस, यानी कि कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास चरणों में उत्तरोत्तर होता है, मतलब इनका जो स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है। तो अभी हमने देखा बिल्कुल लेवल्स और स्टेजेस में बात की है, तो बिल्कुल ही सही है कि बच्चे का मोरालिटी जो है इतना डेवलप्ड हो गया है कि वो अब ये समझने लगा है कि ये जो नियम बना है ना, ये हमारे लिए बना है, अगर ये गलत है, अगर इसमें बदलाव की जरूरत है तो हम करेंगे। तो ये बात सही है और वेल एक्सप्लेन्ड भी कर रहा है। फर्स्ट नंबर के साथ हम यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि असर्शन स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेज, यानी स्कूल पाठ्यक्रम को शिक्षार्थी के सांस्कृतिक ज्ञान का उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। सही बात है कि स्कूल को जो है कल्चरल बैकग्राउंड, कल्चरल नॉलेज को स्थान देना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग कल्चर से आ रहा है। जब अलग अलग कल्चर से आ रहा है तो आपको उसको समझना भी जरूरी है, उसको स्थान देंगे तभी तो आप उसके कल्चर की, उसकी नीड को समझ पाएंगे, उसकी सोच को, उसकी थॉट प्रोसेस को समझ पाएंगे और उस हिसाब से आप काम करेंगे। सही बात है। अब रीजन क्या है? सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटी फैसिलिटेट्स लर्निंग। छात्रों को जब उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में सहायता करने से सीखने की जो सुविधा होती है, यानी अधिगम जो है, उसमें सुविधा मिलती है। बिल्कुल सही बात है। जब आप बच्चे की कल्चरल नीड को समझेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे तो उसकी जो लर्निंग है वो बेहतर होगी। अब बच्चे को आपने समझ लिया कि इसके कल्चर में ये चीजें की कमी थी और आपने उसको उस हिसाब से वर्कआउट किया अपने टीचिंग पैडागोजी में, तो वहां पे उस चीज को उसको समझ आया, उसमें बदलाव आया। लेट सपोज वो किसी कल्चर से आया जहाँ जेंडर स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा दिया गया था, अब आपने उस चीज पे वर्कआउट किया, आपने क्या क्या एग्जांपल लेके आए जिसमें मेल जो है मेल को आपने नर्स बना दिया, जो एक क्वेश्चन भी है आपका, और फीमेल को आपने क्या किया, फीमेल को आपने मैथ्स प्रोफेसर बना दिया। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उसके कल्चरल बैकग्राउंड को देख करके, उनको स्पेस दे करके उन चीजों पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो उसकी लर्निंग में, उसकी सोच को बदलाव करने में सही होता है। तो ये बात सही है, पहले कद्र करिए, बच्चे की नीड को समझिए, उनके सांस्कृतिक चीजों को पहचानिए, उसकी आलोचना मत करिए, उसकी चीजों को समझिए और उस हिसाब से उसके नीड पे आप वर्कआउट करेंगे तो बात बनेगी। So both is true or R is the correct explanation of it. First number option is the right answer. 10th number. 10th number question कह रहा है assertion. Jean Piaget and Leigh Vygotsky differed in their perspective on their influence of language on cognitive development in children. जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर अपने दृष्टिकोण, पता नहीं क्या हो गया, सारे
हिंदी ट्रांसलेशंस में मिस्टेक्स हैं। तो जीन पियाजे और लेई वाइगोत्स्की बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर अपने दृष्टिकोण में भिन्न है। बिल्कुल सही बात है कि जहां पियाजे कहते हैं कि लैंग्वेज कोई खास रोल प्ले नहीं करता कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है, ये जीन पियाजे का मानना है। वही वाइगोत्स्की कहते हैं भाई भाषा जो है ना, लैंग्वेज जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में, और ये बात बिल्कुल सही भी है। तो ये दोनों के पर्सपेक्टिव हैं जो हमने कई बार डिस्कस भी किया है, तो ये तो बात सही है। 10th नंबर का असर्शन, अभिकथन सही है। अब रीजन क्या कह रहा है, इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी एंड स्टूडेंट्स डिराइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग खोज अधिगम में शिक्षक अवसर देते हैं बच्चों को अपने लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। जब आप डिस्कवरी लर्निंग में क्या देते हैं, कोई टॉपिक देते हैं तो उस पर बच्चों को आप क्या करते हैं, खोजने का मौका देते हैं, जिसमें बच्चा जो है लर्निंग कैसे करता है, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के थ्रू, अपनी सोच को, अपने थॉट को यहाँ पे लेके आता है। तो ये बात बिल्कुल ही सही है कि डिस्कवरी लर्निंग जो है इसमें टीचर पूरा आज़ादी देते हैं बच्चों को अपनी थॉट को, अपनी एक्सपीरियंसेस को, अपने चीज़ों को बताने। रीजन भी सही है, पर जहाँ बात लैंग्वेज और संज्ञानात्मक विकास की हो रही थी, वही बात डिस्कवरी लर्निंग की हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा है। तो यानी कि सही तो है, बट आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, टीचर शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट्स स्टीरियोटाइप्स ऑफ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स। शिक्षकों को विशेष जातीय समूहों के छात्रों की रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि स्टूडेंट टीचर को जो है स्टीरियोटाइप जहां भी आप देख रहे हैं अपने अंदर चाहे स्टूडेंट्स के अंदर हो, वहां पे आपको उस चीज को ब्रेक डाउन करना है और इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है। इस तरह से कड़ी मेहनत करनी है कि आपको कुछ एग्जाम्पल सेट करने हैं, अच्छे आइडियल एग्जाम्पल्स, और वहां पे जब आप आइडियल एग्जाम्पल सेट करेंगे, आदर्श उदाहरण जब आप देंगे, तो वहां पे बच्चों के स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होंगे। बात सही है, टीचर को तो करनी ही है, आप स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा दे ही नहीं सकते। अब की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल स्टूडेंट्स टू एंगेज इन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि एक प्रमुख शैक्षिक उद्देश्य छात्रों के महत्वपूर्ण आत्म प्रतिबिंब में संलग्न होने में सक्षम बनाना है। यानी आप इस तरह से क्या कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन का मौका दे रहे हैं क्रिटिकली। आप जब अपनी स्टीरियोटाइप्स अवधारणा पे को आपने उदाहरण के तौर पे आइडियल एग्जांपल्स दिया, तो यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, वो आत्मचिंतन कर रहा है, ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, उसके अंदर की चीजें जो है वो खत्म हो रही है, और वो जो है शैक्षणिक उद्देश्य आपका ये हो रहा है कि बच्चों को आप संलग्न कर दें किस चीज में, उस आत्म प्रतिबिंब बनने में, सेल्फ रिफ्लेक्शन के तौर पे। ये बात बिल्कुल सही है, और रीजन भी इस दोनों से रिलेटेबल है, क्योंकि स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक डाउन करना, बच्चों के अंदर आपको ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि जब आप स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो बच्चा सेल्फ रिफ्लेक्शन करेगा, सोचेगा, और अपने थॉट्स को जो उनकी, उसको आप हर एक महीने में वो सोचेगा, और उस चीज को अगर लगा तो खत्म करेगा, आगे उसकी वो चीजें खत्म होगी, रूढ़िवादिता। तो वेल एक्सप्लेन्ड है, और वेल एक्सप्लेन्ड का आंसर है फोर्थ नंबर ऑप्शन राइट आंसर बनता है। चलिए नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडरेबल वेरिएशन एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट्स अमंग चिल्ड्रन, यानी कि आप जो है बच्चों में भिन्नताएं, आपको बच्चों के विकास के दर में भिन्नताएं आपको देखने को मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है, हर एक बच्चा जो है उसके विकास का दर अलग अलग होगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, अलग अलग होगा। अब एक बच्चा है जिसकी लर्निंग में आप देखेंगे कि कोई चीज को वो पढ़ रहा है, एक बार में पढ़ रहा है तो उसको समझ आ रहा है, किसी बच्चे को वो चीज पढ़ने के साथ साथ पढ़ भी रहा है और फिर वो उसको लिख भी रहा है तो उसको समझ आ रहा है। वहीं पे एक बच्चा है जो एक्टिविटी कर रहा है, एंगेजमेंट के थ्रू वो चीजों को समझ रहा है। तो
तो ये आपका विकास का दर है। दूसरी तरीके से आप देख लें तो यहीं पे बच्चे का आप देख लेंगे कि सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं, एक बच्चे का चलने का हो सकता है 1 साल में चला हो सकता है एक साल से पहले चलना स्टार्ट कर दिया हो, और हो सकता है 1-2 साल के अंदर अंदर चलना स्टार्ट कर रहा हो। तो ये आपके विकास का दर है, रेट ऑफ डेवलपमेंट है, जो अलग अलग बच्चों में देखने को आपको मिल जाएगा। एकदम सही बात है। Development differences are inevitable result of complex interaction of genetic and environmental experiential variation, यानी कि विकासात्मक मतभेद आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल बातचीत का एक अनिवार्य परिणाम है। बिल्कुल सही बात है। ये जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है ये अलग अलग क्यों हो सकता है कि उसका आनुवांशिकता, उसकी हेरिडिटरी और उसका इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस जो हो वो अलग अलग रहा हो। किसी को ज्यादा एक्सपोजर मिला तो उसने ज्यादा अच्छा किया उसी सेम ग्रुप के बच्चे, और किसी को कम मिला तो उसने कम किया, या फिर किसी के माहौल में ऐसा था कि जिसने साइंस में इंटरेस्ट था, उसके माता पिता भी साइंस के थे और उसको साइंस का बैकग्राउंड में मिला, एक्सपीरियंसेस भी मिला तो उसने अच्छा किया, किसी ने आर्ट्स में अच्छा किया। तो ये सब रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल सही बात है और वेल एक्सप्लेन्ड भी कर रहा है। 4th नंबर ऑप्शन के साथ हम जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एवरी ईयर लता क्लास 7th टीचर इनवाइट्स अ फीमेल मैथ्स प्रोफेसर एंड अ मेल नर्स टू हर क्लास टू डिस्कस करियर इन दीज फील्ड्स। हर साल 7वीं कक्षा की एक शिक्षिका है लता जी, और वो करियर पर चर्चा करने के लिए गणित के एक महिला प्रोफेसर को लेके आती हैं, पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया, मेल में उन्होंने नर्स को लिया एग्जाम्पल के तौर पे करियर में कि भाई मेल भी इस काम फील्ड में आ सकते हैं, और फीमेल को उन्होंने मैथ्स प्रोफेसर लिया। जनरली रूढ़िवादिता क्या है कि ये चीजें हम मानते हैं कि ये फीमेल का काम है और ये मेल का काम है, ये हम ऐसा स्टीरियोटाइप्स लेके आते हैं। तो यानी कि ये कर क्या रही है इस माध्यम से, ये इस स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादिता को ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रही है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब आप आइडियल एग्जाम्पल, आदर्श उदाहरण पेश करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपकी रूढ़िवादिता, अभी मैंने बताया था, खत्म होती है। ठीक है, तो वो लता जी यहाँ पे आइडियल एग्जाम्पल ही सेट करने की कोशिश कर रही है, स्टीरियोटाइप्स को खत्म करने की। सही काम कर रही है। ठीक है, अब रीजन क्या है, जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट अक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। क्या लैंगिक अंतर जो है वो जन्मजात है। यहाँ पे लैंगिक अंतर क्या था कि हम ऐसा समाज के हिसाब से मान रहे थे कि मेल जो है वो मैथ्स में बढ़िया है और फीमेल जो है वो नर्सिंग करने के काम में बढ़िया है, या फिर आप जैसे मेल का काम जॉब करना है, फीमेल का काम। तो ये तो सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक रचना है ना। ये हमने जो है इसको कर रखा है, इस तरह से मान रखा है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, इनेट नहीं है, हमने सोसाइटी के थ्रू उसको अक्वायर किया है। ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत जा रहा है। नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, असर्शन टीचर्स should ask students to identify their own examples and non-examples of the concept of strengthening the concept। यानी शिक्षकों को जो है छात्रों के अवधारणा को मजबूत बनाने के लिए एग्जाम्पल्स, उदाहरण के साथ साथ गैर उदाहरण भी देने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक टीचर जो है जब कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के क्रम में वो कई सारे उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स देते हैं, और उसके कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करने के लिए और बढ़िया करने के लिए और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बढ़िया करने के लिए गैर उदाहरण भी अति आवश्यक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसा करने से उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ऐसा इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन में ये होता है, बट मैंने कुछ चीजें छोड़ दी गैर उदाहरण के तौर पे, आप उसको रिलेट करके उस चीज को समझते हैं। तो ये चीजें हैं, गैर उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, रीजन कह रहा है, थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स लीड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हाइल नॉन एग्जाम्पल टेंड टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। यानी उदाहरण जो है सोचने की अवधारणा को मजबूत तो करता है, जबकि गैर उदाहरण भ्रमित करता है, बिल्कुल भी नहीं, कंफ्यूज नहीं करता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी एग्जाम्पल्स के थ्रू आ गई है तो गैर उदाहरण जो है वो आपकी क्लैरिटी को और भी ज्यादा मजबूत इनहेंस करता है।
ठीक है, तो ये गलत हो गया। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बन रहा है। 14 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, interaction with more knowledgeable others such as teachers and peers can provide the necessary support and guidance to help learners develop their understanding and skills. शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ को विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है और कौशल देती है। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो आपसे अधिक जानकार है, जब आपको वो स्कैफोल्डिंग देते हैं, आलम्बन देते हैं, तो उस आलंबन से आपको क्या होता है, उस आलंबन यानी कि टेम्पररी हेल्प से आपको चीजें, आपका जो नॉलेज है वो क्या होता है, वो विस्तार होता है। ZPD का कॉन्सेप्ट ही है कि आपका कॉग्निशन का विस्तार यहाँ पे किया जाता है। और ये करते कौन है, ये करते हैं हमारे MKO। किसकी मदद से करते हैं, स्कैफोल्डिंग की मदद से ये करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है ये। आपके स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अब आपको आता था टू नंबर्स के बारे में और आपने समझ लिया 2+2, तो आपका विस्तार हुआ। और करने वाला कौन हो सकता है, जो आपसे ज्यादा जानता हो सकता है आपकी उम्र में कम हो, लेकिन नॉलेज उसको है। तो ये बात सही है। रीजन कह रहा है सोशल इंटरेक्शन इज द की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। सोशल इंटरेक्शन जो है सामाजिक संपर्क सीखने के विकास का प्रमुख घटक है, क्योंकि ये जो MKO है ये आपके पीयर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर हो सकते हैं। और ये आपको कहाँ मिलते हैं, ये आपको सोसाइटी में ही तो मिलते हैं, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू मिलते हैं। तो यानी कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो आपके लर्निंग को और आपके डेवलपमेंट को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है। और दोनों वेल एक्सप्लेन्ड भी है। तो यानी बोथ इज ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी सेकेंड नंबर ऑप्शन है। 16th नंबर क्वेश्चन कह रहा है टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरनमेंट विच सीक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन। यानी कि शिक्षकों को एक सार्थक वातावरण बनाना चाहिए और सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी और जुड़ाव होना चाहिए। यानी टीचर जो है उनको क्या करना चाहिए, एक मीनिंगफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। मीनिंगफुल एनवायरनमेंट आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो मीनिंगफुल एनवायरनमेंट आप कैसे क्रिएट करेंगे, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट कराएंगे तो उसमें बच्चों को आप एक्टिव रखेंगे, आप उनको एक्टिविटी गतिविधियां देंगे, आप उनको बोलने का मौका, बातचीत का मौका देंगे, आप उनको एक्सप्लेन करने का मौका देंगे, आप उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे आपके तरीके होते हैं जिससे आप मीनिंगफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। बच्चों को कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, ये सारी चीजें देंगे। बिल्कुल सही बात है। अब कह रहे हैं ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। बिल्कुल सही बात है। बच्चे जो हैं वो आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन हमारा जो है, या जीन पियाजे वगैरह जो है, वो कहते ही हैं कि वाइगोस्की वगैरह कि बच्चे जो है वो लर्निंग के लिए क्या है, बिल्कुल ही क्यूरियस हैं, आंतरिक रूप से आपके वो हैं, प्रेरित हैं और सीखने के लिए सक्षम है। तो आप जब उसको मीनिंगफुल एनवायरनमेंट देंगे तो उसमें वो लर्निंग अच्छी होगी। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड नंबर ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। 17th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है एट अ वेरी अर्ली एज गर्ल्स मोस्ट cultures across the world choose dolls as toys while boys prefer to play with cars। यानी कि बहुत ही कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में देखा गया है कि लड़कियां जो है वो गुड़ियों के साथ खेलना पसंद करती हैं, जबकि लड़के जो है वो कार के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो ये चीजें पाई गई। अब देखते हैं क्या है। रीजन कह रहा है children organize information about what is considered appropriate for a boy or girl on the basis of what a particular culture expects and behave accordingly। बच्चे इस बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं कि लड़के या लड़कियों के लिए क्या उपयुक्त माना गया है। एक विशेष संस्कृति क्या उम्मीद करती है कि उसके अनुसार व्यवहार करती है। क्या ऐसा जरूरी है कि ऐसा जो है काम होना चाहिए कि लड़कियां जो है सिर्फ और सिर्फ डॉल के साथ खेल रही हैं और लड़के जो हैं वो टॉय के साथ, गाड़ियों के साथ, कार के साथ खेल रहे हैं? जरूरी तो नहीं है। मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा कार के साथ खेलती है भाई। तो ये बात तो गलत है। ये तो सोशली कंस्ट्रक्ट है। बीइंग अ पेरेंट हमने उसको डॉल ला के दे दिया, वो डॉल के साथ खेलने लग गई। और ये कह रहा है कि संस्कृति जो है वो लड़का या लड़की क्या जो है, कह रहा है कि चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर अ बॉय और गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट्स एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। ये पर्टिकुलर कल्चर जो है आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं उस हिसाब से करना गलत होगा।
हर संस्कृति में हर बच्चे का अपना रुझान और रुचि अलग होता है। संस्कृति फैक्टर मानती है बट उतना भी ज़्यादा नहीं है। सो दोनों मेरे ख्याल से फॉल्स है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स टीचर शुड एक्सपोज देम टू डाइवर्स सिचुएशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव। शिक्षार्थियों के बीच महत्वपूर्ण सोच को सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध स्थितियों और अलग अलग दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। यानी कि अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग जो है बच्चे में लाना है तो टीचर को क्या करना चाहिए, डाइवर्स सिचुएशन देना चाहिए। सही बात है। और उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग दृष्टिकोणों पे बात करनी चाहिए। आपने बच्चे को जो भी टॉपिक दिया है उस पे बच्चे अपना दृष्टिकोण रखेंगे, अलग अलग जो है क्या करेंगे, पर्सपेक्टिव रखेंगे ही रखेंगे। तो ये बात सही है, टीचर को एक्सपोज करना चाहिए डाइवर्स, बहुत अलग अलग सिचुएशन जो है, स्थितियां, सिचुएशन देनी चाहिए जिससे बच्चों की दृष्टिकोण भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो ये सही है। अब रीजन कह रहा है स्टूडेंट्स लर्न एंड एनरिच देयर एबिलिटीज टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली एज दे एंगेज इन कॉन्वर्सेशन अमंग डिफरेंसेस। यानी छात्र गंभीर और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं क्योंकि वे मतभेदों में बातचीत में संलग्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब अलग अलग तरीके के मतभेद होंगे और बच्चे यहाँ पे एंगेज होंगे अलग अलग दृष्टिकोण से, तो उनको बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में बताएगा क्योंकि बहुत सारे नए नए आइडियाज आपको वहाँ पे दिखेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात सही है और वेल एक्सप्लेन्ड भी कर रहा है। सेकेंड नंबर ऑप्शन का राइट ऑप्शन बनना है। Assertion. In an inclusive classroom, all curriculum adaptation should be directed to lower the educational standard for special children. एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यक्रम अनुकूलों को विशेष बच्चों के लिए शैक्षणिक मानकों को कम करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। क्या इंक्लूसिव क्लासरूम ये मानता है कि करिकुलम जो है वो जो है उसमें अडाप्टेशन जो है वो स्टैंडर्ड स्पेशल बच्चों के लिए होना चाहिए कम। यानी कि आप जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पेशल बच्चों को क्या आप सेग्रीगेट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं लेकिन बच्चों के लिए इस तरह से नहीं करते कि स्पेशल बच्चे है इसको तो हम कम लोअर एक्सपेक्टेशन रखेंगे, इसके साथ हम एजुकेशन लेवल ही लो लेके चलेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि आप स्पेशल बच्चे हों चाहे जो बच्चे हों सबको सामान्य तरीके से लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आप अपने करिकुलम को और अपने इंस्ट्रक्शंस में, टीचिंग स्ट्रेटजीज में, इन सब में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं। तो ये बात गलत है। स्पेशल चिल्ड्रन रीजन कह रहा है कि डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल। बाप रे, मेरे को तो समझ ही नहीं आई ये बात। विशेष बच्चों की मुख्य धारा में सीखने की कोई संभावना नहीं होती। भाई सीखने की संभावना नहीं होती तो लेके क्यों आते? मतलब ही नहीं है, डिस्कस क्या ही करें। हमने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रखा है और हम कहते हैं समान रूप से लेके आना है। दोनों ही असत्य है। चलिए 19th नंबर हो गया, डन। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर एंड स्ट्रेस कीप्स स्टूडेंट्स ऑन देयर टोज एंड फैसिलिटेट्स मीनिंगफुल लर्निंग। जब आप बच्चों को भय और तनाव में रखेंगे तो उनकी जो है वातावरण में सीखने की, सार्थक सीखने की सुविधा उनको मिलेगी। जब भी बच्चा स्ट्रेस में रहेगा, एंजाइटी में रहेगा, तनाव में रहेगा, डरा हुआ रहेगा, तो वहां पे उसकी लर्निंग कैसे मीनिंगफुल होगी? मीनिंगफुल लर्निंग तो बिल्कुल नहीं। अब बच्चा जब कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाया और टीचर से डर रहा है कि भाई अगर मैंने पूछने वाली मैम मुझे मार देंगी 2 थप्पड़, तो वहाँ सीखा नहीं, पूछा नहीं तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई नहीं, तो मीनिंगफुल लर्निंग तो यहाँ हुई ही नहीं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत बैठ गई यहाँ पे। अब कह रहे हैं लर्निंग इज गवर्न ओनली बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर। क्या अधिगम केवल बाह्य कारकों द्वारा नियंत्रित होता है? हम तो ये बात मानते ही नहीं। हम तो कहते हैं बच्चों को इंट्रिंसिक रूप से आप मोटिवेट करिए, आंतरिक तौर पे आप मोटिवेट करेंगे क्योंकि बच्चा जो है जिज्ञासु है, रेडी टू लर्न है। तो ये दोनों ही असत्य हैं, असत्य के साथ जाएंगे हम। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंक्लूजन। लोकेश हैज ट्रबल विद क्लासिफाइंग वन कॉन्सेप्ट दिल्ली एज अ सबसेट ऑफ अनदर इंडिया। यानी लोकेश को एक अवधारणा दिल्ली और दूसरे भारत के उप समुच्चय के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है, यानी उसको क्लासिफिकेशन अभी नहीं आई है।
वो ये बात ही नहीं समझ पा रहा है कि कैसे क्लासिफिकेशन होती है। यानी कि जीन पियाजे के आपने पढ़ा था चीज़ों में, आपने पढ़ा था प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जहाँ बच्चों को क्लासिफिकेशन में दिक्कतें हैं, यानी इस स्टेज में बच्चा है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशन अफेक्ट मेमोरी एंड लर्निंग कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग। यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती, स्वविनियमित सीखने की ओर, स्वविनियमित सीखने की ओर लेके जाती है। यानी रीजन इसका कह रहा है कि आपका इमोशन आपके अफेक्ट करता है मेमोरी को और आपके लर्निंग को, सही बात है, और आपके सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग की तरफ लेके जाता है। बात तो सही है, रीजन तो सही है, कह तो सही रहा है, पर यहाँ पे क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम की बात हो रही थी, यहाँ पे इमोशंस और लर्निंग की बात हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है। यानी कि ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए, थर्ड नंबर ऑप्शन इसका राइट हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, 25 क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असर्शन ईच चाइल्ड फाइंड्स अपॉर्चुनिटी टू प्ले, एक्सपीरियंस एंड डिस्कवर देयर वर्ल्ड। यानी बच्चे जो है वो क्या है, खेलने और प्रयोग करने में अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। हर एक बच्चे को जो है अपॉर्चुनिटी मिल रहा है खेलने का, एक्सपेरिमेंट का और डिस्कवर करने का वर्ल्ड को। ठीक है, सही है, मान लिया। अब चाइल्डहुड जो है वो यूनिवर्सल कॉन्स्ट्रक्ट है। अभी अभी हमने बात किया कि चाइल्डहुड सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, और रेट ऑफ डेवलपमेंट आपने देखा कि सब में अलग अलग होता है। तो यानी कि बाल्यावस्था सार्वभौमिक निर्माण नहीं है, सामाजिक रचना हम कह सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ए तो सही हो गया, बट आर जो है वो गलत हो गया है। फोर्थ नंबर ऑप्शन के साथ हम यहाँ पे जा रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है as compared to boys, girls have innate tendency to affect more by social and cultural factors। यानी लड़कों की तुलना में लड़कियां जो है उनमें देखा गया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। यानी कि लड़कियां जो है इमोशनली बहुत जल्दी जो है अफेक्टेड हो जाती हैं किसी भी चीज से। क्या ये बात सही है? क्या बॉयज नहीं अफेक्टेड होते हैं? ये तो रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास का दर है। अलग अलग तरीके से आप अपने इमोशंस को अलग अलग कंट्रोल करें। कई लड़के भी अफेक्टेड हो जाते होंगे, कई लड़कियां हो जाती हैं, कई लड़कियां स्ट्रांग होती होंगी, कई जगह लड़के इमोशनली अफेक्टेड हो जाते होंगे। तो ये बात तो बनी ही है। अब रीजन क्या है? गर्ल्स आर जेनेटिकली मोर सेंसिटिव एंड इमोशनली वीकर। इससे आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि गर्ल्स जो है वो जेनेटिकली मोर सेंसिटिव और इमोशनली वीकर हैं बॉयज से। तो ये चीजें जो है इसलिए होता है, और मेकिंग इट मोर लाइकली टू देम कन्फर्म द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। यानी कि लड़कियां जो है लड़कों की तुलना में अनुवांशिक रूप से अधिक संवेदनशील होती हैं और भावनात्मक रूप से कमजोर होती है, जिसके कारण सामाजिक अपेक्षाएं के अनुरूप होने की अधिक संभावना है। ये बात बिल्कुल गलत है कि गर्ल्स, काफी सारे, कल्पना चावला को देख लीजिए, कितनी सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके जीवन में जिनको आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि लड़कियां बेहद स्ट्रांग हैं। तो ये दोनों ही गलत है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर कह रहा है कि 12 ईयर अमना गेट्स स्कैर्ड एवरी टाइम द टीचर आस्क हर टू आंसर और सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम ऑन द ब्लैक बोर्ड बिकॉज शी fears that the if teacher will scold her if she could maths problem the blackboard and because she fears that the teacher will scold her and she would be embarrassed। मतलब अमना को, 12 वर्ष की अमना है, उसको ऐसा लगता है ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या समाधान करने से डर लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर उससे गलतियां हो जाएंगी तो टीचर उसे डांटेंगी और शर्मिंदगी उसे होगी। ठीक है। When students feel unsafe and anxious, their learning is adversely affected। जब बच्चा डरा हुआ रहता है, चिंतित रहता है, तनाव में रहता है, तो उसकी लर्निंग जो अधिगम है वो भी उस पर उसका प्रतिकूल प्रभाव दिखता है। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने बात किया स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फियर है, तो लर्निंग जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यानी अमना के साथ यही दिक्कत है कि अमना को टीचर से कनेक्टेड नहीं है, टीचर से डर लगता है, वो एंजाइटी में है, तनाव में है, स्ट्रेस में है, फियर में है। तो और तनाव की वजह से लर्निंग भी अफेक्टेड होता है। ये बात सही है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन है कि ए और आर सत्य है और आर जो है सही व्याख्या कर रहा है। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन। लास्ट नंबर 25 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है
कि स्टूडेंट टीचर शुड यूज मल्टी सेंसरी मटेरियल टू कैटर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन इंक्लूसिव क्लासरूम। शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि आपके क्लासरूम में बहुत अलग अलग बच्चे हैं, तो आपको मल्टी सेंसरी मटेरियल यूज करना चाहिए। ये बात सही है, क्योंकि बच्चे की नीड है वहां पे, ये तो सही है। कह रहा है रीजन इंक्लूसिव क्लासरूम शुड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइज ऑफ करिकुलम मटेरियल एज वेल एज असेसमेंट स्ट्रेटजी। समावेशी कक्षा को पाठचर्या मेमारीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों को अपनाना चाहिए। आप सामान्य तरीके से यहाँ तो मान ही नहीं रहे हैं, आप यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लेके, लचीलापन तो लेके आ रहे हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन तो आपके इंक्लूसिव एजुकेशन की बात ही नहीं है। तो यानी ए तो सही है, बट आर जो है वो गलत है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे बनता है। सो 25 क्वेश्चन असर्शन और रीजन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं डन। आगे मैं 25 और क्वेश्चंस वेरी सून आई विल ऐड। और दिस इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।